Hello guys, welcome to Edugiri. If you like the analysis, consider liking the video and also subscribing to the channel. तो 7 दिसंबर का एनालिसिस करेंगे एंड ऑल्सो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं जो मिस हुए हैं एनालिसिस. आई नो फर्स्ट से लेकर फिफ्थ के बीच में बहुत सारे एनालिसिस मिस हुए हैं. एक ही एनालिसिस किया हमने, तो उसके अंदर जो आपके पीडीएफ है मतलब जो मार्क्ड है वो आपको व्हाट्सएप चैनल है हमारा, जो लिंक मैंने कम्युनिटी पे शेयर किया हुआ है वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे. एंड ऐसा नहीं है कि एनालिसिस नहीं होंगे विद टाइम. जिस जिस दिन थोड़ा छोटा होगा एनालिसिस बाकी डेज का, तो उसके साथ आपके वो दिसंबर के अंदर ही कवर हो जाएंगे, राइट? तो यस, आई होप वी आर क्लियर ऑन दैट. चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस 7 दिसंबर का. ठीक है, तो यहाँ पे 114 सीट्स जो हैं माइग्रेंट कोटा क्लियर्ड फॉर JNK असेंबली. तो JNK असेंबली जो बनेगी, ठीक है ना, उसके लिए कुछ बिल्स लेकर आए गए हैं. तो लोकसभा ऑन वेडनेसडे पास्ड द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2023 एंड जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023. अब देखिए यहाँ पर मैंने भी कुछ ढूंढने की कोशिश करी कौन से बिल के अंदर क्या है, बट अभी इतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है. तो जो हमें यहाँ पर पता चल रहा है हम वो लिख लेंगे एंड ऑब्वियसली ओवर टाइम वी विल गेट दैट क्लैरिटी. सो डोंट वरी अबाउट इट. तो यहाँ पे हम लिखेंगे JNK बिल्स, मतलब जम्मू एंड कश्मीर बिल्स. ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर बिल्स के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट होगा लोकसभा पास्ट जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023. ठीक है, ये बिल पास किया है. अब हम देखेंगे इस बिल के अंदर क्या क्या चीजें हुई हैं जो हम रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं. ठीक है ना, इसके अंदर द फार्मर सीकिंग टू रिजर्व सीट्स फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स. ठीक है ना, सीकिंग टू रिजर्व सीट्स फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स. सीकिंग टू द फार्मर सीकिंग द सॉरी एक मिनट, पहले हम दोनों ही उसका लिख लेते हैं एंड देन हमने ये तो लिखा ही नहीं, दो बिल्स पास हुए हैं. एंड लिखेंगे एंड जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023. ठीक है ना, अब ये क्या कर रहे हैं, जो रिजर्वेशन वाला बिल है, ठीक है ना, सीकिंग टू रिजर्व सीट्स फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स, people displaced from Pakistan occupied Kashmir displaced from Pakistan occupied Kashmir एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. तो यहाँ पे जो सीट्स मतलब इन सब के लिए सीट्स रिजर्व कर रहे हैं. ठीक है, किस किस के लिए? शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए. ठीक है, पीपल जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से डिस्प्लेस हुए. ठीक है ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर लिखना है यहाँ पे. ठीक है ना, और किसके लिए? कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए. इन लोगों के लिए रिजर्व कर रहे हैं सीट्स जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली में. ठीक है ना, उसके बाद क्या कर रहे हैं, इन द येट टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड 114 सीट JNK असेंबली. यहाँ पे लिख लेंगे इन द येट टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड 114 सीट yet to be constituted 114 सीट JNK असेंबली. ठीक है जी. अब यहाँ पर रिस्पॉन्डिंग, अब यहाँ पे कमेंट्स आ रहे थे आर्टिकल 370 खत्म कर दिया आपने, उससे टेररिज्म थोड़ा खत्म हो जाएगा. तो अमित शाह ने कहा कि हमने कब बोला, हम तो
टेररिज्म के लिए हमारा प्लान है, कौन सा प्लान है टेररिज्म के लिए, ठीक है। तो ये टुवर्ड्स दी एंड हम नोट करेंगे, जीरो टेरर प्लान। ही सेड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स हु वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर ओन होम्स। अब यहाँ पे कश्मीरी माइग्रेंट्स को डिफाइन करा जा रहा है थोड़ा सा, तो थर्ड पॉइंट बनाएंगे, किसी और पेन से कश्मीरी माइग्रेंट्स लिखेंगे सो दैट हमें पता चले कि हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं और रिविजन के टाइम पे इजी हो जाए, ठीक है ना। हु वर, कश्मीरी माइग्रेंट्स कौन है, हु वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर ओन होम्स इन 1990s, ठीक है ना। इंश्योर वॉइस ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है ना। उनको वो कहते हैं कि वहां से निकाल दिया गया था कश्मीर में से, ताकि कभी ऐसा आगे कभी ना हो, इसलिए हम उनके लिए रिजर्वेशन कर रहे हैं, ताकि अगर कुछ ऐसा होने लगे तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर द रीऑर्गेनाइजेशन बिल्स, जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल है वो क्या कर रहा है, रीऑर्गेनाइजेशन बिल increases total number of seats in J&K assembly from 107 to 114। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, कितने से कितनी लेकर जा रहे हैं, 107 से 114 लेकर जा रहे हैं, ठीक है। विद रिजर्वेशन ऑफ 9 सीट्स, इसके क्या है, विद रिजर्वेशन फॉर 9 सीट्स। अब देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा कि इन सब के लिए कश्मीरी माइग्रेंट्स को डिफाइन कर दिया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में से जो डिस्प्लेस लोग थे और शेड्यूल्ड ट्राइब। अब यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब का ये बता रहे हैं कि कितनी सीट्स रिजर्व्ड होंगी, तो ये 5th पॉइंट बता देते हैं, 9 सीट्स रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है ना, ठीक है। empowers the lieutenant governor to nominate 3 members in assembly, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि 9 सीट्स जो है वो रिजर्व्ड हैं फॉर एसटी, ठीक है। अब यहाँ पर 3 मेंबर्स जो है वो कौन नॉमिनेट करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। और वो 3 मेंबर्स कौन है जो ये नॉमिनेट होंगे, ठीक है, वो हैं 2 फ्रॉम कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी इंक्लूडिंग 1 woman and 3rd member and 1 member being representative of people from POK who took refuge in India following the wars with Pakistan in 1947, 1965 and 1971। चलिए आइए इसको मैं एक बार दोबारा से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। तो बेसिकली लोकसभा ने 2 बिल्स पास किए हैं जो जम्मू एंड कश्मीर असेंबली से डील करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर से डील करते हैं। एक तो बिल का नाम है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल, जिसके अंदर नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 107 से 114 कर दी गई है, जो हमने यहाँ पर लिख लिया है। जो दूसरा है वो रिजर्वेशन की बात करता है बिल, उसका नाम क्या है, जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन बिल। इसके अंदर रिजर्वेशन किस किस को दी गई है, 3 कम्युनिटीज को, एसटीज को दी गई है, शेड्यूल्ड ट्राइब को, पीओके से जो डिस्प्लेस्ड लोग हुए, जो वहां से डिस्प्लेस उनको वहां छोड़कर यहाँ आना पड़ा, उनको दी गई है, और कश्मीरी माइग्रेंट्स को दी गई है।
कश्मीरी माइग्रेंट्स को वो कहते हैं एक बार ही अपनी जगह जो थी वो छोड़ करके जानी पड़ी, आगे से ऐसा कभी ना हो इसलिए उनकी राइट्स की बात शेड्यूल ट्राइब अपनी राइट्स की बात कर सके और पीओके वाले अपना रख सके आगे। ठीक है, आगे हमें बता रहे हैं कितने के लिए कितनी सीट्स रिजर्व्ड हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं 9 सीट्स जो हैं वो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व्ड है, जो कि नॉमिनेटेड नहीं होंगी, बट जो पीओके वाली हैं, जो पीओके वाली सीट्स हैं और पीओके जो डिस्प्लेस्ड वाली सीट्स हैं प्लस कश्मीरी माइग्रेंट्स की सीट्स हैं, वो क्या होंगी, नॉमिनेटेड। कौन नॉमिनेट करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको नॉमिनेट करेंगे। और कितनी सीट्स हैं, 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए है और 1 पीओके के लिए। और जो कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए उसमें से 1 सीट किसके लिए, वुमेन के लिए। तो दिस इज द इंटायर थिंग। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है 9 सीट फॉर एसटी। नॉमिनेशन होगी कौन कौन सी सीट्स के लिए, कश्मीरी माइग्रेंट्स की 2 सीट्स हैं जिसमें से 1 जो है वो वुमेन के लिए है, और सॉरी फॉर द बर्ब, वो पीओके 1 जो है वो पीओके के लिए, किसके लिए, जो रिफ्यूज लिया जिन्होंने इंडिया में ड्यू टू द वॉर्स दैट हैपेंड विद पाकिस्तान। ठीक है ना, तो ये हमारा पूरा बन जाता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, कश्मीर से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली इट इज इम्पॉर्टेंट। और आई होप इसमें आपको क्लैरिटी भी मिल गई होगी, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है ना, अब यहाँ पे अमित शाह के रिमार्क्स क्या थे, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्रिटिसाइज किया किस चीज़ को, कि जम्मू एंड कश्मीर सफ़र किए उनकी प्राइम मिनिस्टर नेहरू की वजह से, क्योंकि फर्स्ट उन्होंने सीज फायर अनाउंस किया कि स्टॉप फायरिंग अनाउंस किया, और फिर उन्होंने कश्मीर इशू जो है उसको यूनाइटेड नेशंस पे ले गए। उन्होंने कहा कि कश्मीर इशू अगर वो खुद से ही संभालते तो आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा होता, ना कि पाकिस्तान के कब्जे में होता। लीवे का मतलब क्या होता है, द अमाउंट ऑफ फ्रीडम टू मूव और एक्ट दैट इज अवेलेबल। तो लीवे इज कि थोड़ा सा फ्रीडम दिया जाए। अब यहाँ पे गवर्नमेंट नीड्स लैटिट्यूड टू मेक पीस। अब अगेन जो हमने कल बात करी थी उसी चीज़ पे बात हो रही है। किस चीज़ पे बात हो रही है, असम अकॉर्ड ऑफ 1985, जिसके अंदर जो बांग्लादेश से लोग आए थे, द पीपल हु हैड कम फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया वॉर के टाइम पे, जब लिबरेट किया गया पाकिस्तान से बांग्लादेश को, ठीक है, उस टाइम पे बहुत सारे लोग असम आए एंड उनको राइट्स दी गई कि ठीक है तुम्हारी इंडियन सिटीजन वाली राइट है। कुछ को कहा गया कि अगर इतने से इतने में आए हो तो इंडियन सिटीजन वाली बिल्कुल बिल्कुल राइट्स है, अगर इसके बाद आए हो इतने से इतने तक आए हो तो फिर तुम्हें 10 ईयर्स तक वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगी। अब जो असम वाले हैं उन्होंने ये चैलेंज कर दिया कि दिस इज नॉट राइट, हमारी स्टेट का डेमोग्राफिक जो है वो हिल रहा है, ठीक है ना, जो हमारा एक्चुअल वो है रूट्स हैं वो हिल रही हैं। तो ये केस अभी चल रहा है, कल हमने इसके बारे में डिटेल नोट्स बनाए थे तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे ही डिसीजन आएगा वील डिस्कस इन डिटेल, मोर डिटेल प्रॉबेबली। उसके बाद यहाँ पर एक पॉलिटिकल इशू है, बट यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है तो थोड़ा सा कवर करेंगे। नॉर्मली ज्यादा पॉलिटिकल इशू हमें नहीं कवर करने रहते हैं एग्जाम के लिए। अ बंद वाज ऑब्जर्व्ड इन जयपुर एंड सेवरल अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान ऑन वेडनेसडे ऑन अ कॉल गिवन बाय राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना। ठीक है ना, क्या हुआ, मर्डर ऑफ, ठीक है, मर्डर ऑफ, एक मिनट, यस यहाँ पे लिखेंगे मर्डर ऑफ चीफ ऑफ राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना। ठीक है, सबसे पहले तो चीफ का नाम, इट इज सुखदेव सिंह गोगामेडी। ठीक है ना, मे बी लिंक्ड टू, कहा जा रहा है लिंक टू लॉरेंस बिश्नोई गैंग। ठीक है ना, कहा जा रहा है कि पंजाब ने पहले बता दिया था कि भैया चेक रखना, क्योंकि यहाँ से पंजाब के अंदर इसके मर्डर की बात हो रही है। ठीक है ना, तो वो भी बताया गया था। तो ये है, तो हमें पता होना चाहिए कि राष्ट्र राजपूत करनी सेना के हेड जिनकी डेथ हो गई है अब, ठीक है ना, वो कौन है। अब नेक्स्ट चलेंगे, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने कहा है, कर्नाटका चीफ मिनिस्टर डायरेक्टेड होम सेक्रेटरी टू टेक स्टेप्स टू सेट अप special court for fast track
ट्रायल ऑफ गौरी लंकेश एंड MM कालबर्गी मर्डर केसेस। अब ये कौन से क्या है? देखिए ये जो दोनों हैं, ठीक है, दे वर कंसीव्ड टू बी एंटी हिंदू, ठीक है, दे यूज्ड टू राइट अगेंस्ट राइट विंग। तो यहाँ पर हम राइट विंग का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि राइट विंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो अगर हम ये कंसिडर करें, ये सोच लीजिए कि दो पॉलिटिकल थॉट्स होते हैं, ठीक है, एक को बोला जाता है लेफ्ट विंग, ठीक है, एक को बोला जाता है राइट विंग। अगर कोई ये सोचे कि हाँ सिर्फ देश कंट्री के लोगों के बारे में सोचो, इमिग्रेंट्स जो दूसरे बाहर से हैं उनको छोड़ो, या एक पर्टिकुलर रिलीजन के कुछ रिलीजन्स के बारे में सोचो, दूसरे वालों को छोड़ दो, तो हम उनको कहेंगे कि यार इनकी थिंकिंग जो है राइट विंग की है, ठीक है। बट अगर कोई ऐसा है जो कहेगा ह्यूमन राइट्स के बारे में सोचो, इक्वालिटी के बारे में सोचो, ठीक है, और उसके बेसिस पे अपना डिसीजन लेते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो लेफ्ट विंग है, ठीक है। हमें इतना ही पता होना चाहिए, हम डिटेल में नहीं जाएंगे राइट विंग और लेफ्ट विंग के पॉलिटिकल थॉट्स के। अब ये जो थे राइट विंग के अगेंस्ट थे, मतलब एंटी हिंदू भी इनको बोला जाता, दोनों उसके लिए लिखते थे, एंड दे वर मर्डर्ड, ठीक है। जर्नलिस्ट्स considered to be these two were considered to be एंटी हिंदू, ठीक है, और मर्डर हो गया था इनका। अब ट्रायल जो है वो जल्दी हो पाए, पता चले किसने वो किया है, इसलिए वो जल्दी जल्दी करवा रहे। क्वेश्चन आ जाए कि ये दोनों क्या कौन है? दे आर जर्नलिस्ट। अब थोड़ी देर पहले ही, थोड़े महीने पहले ही ये पता चला कि इंडिया के अंदर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है वो कम हो गया, मतलब जो बहुत ज़्यादा गरीबी थी वो बहुत कम हुई है इंडिया के अंदर। ऐसा नीति आयोग की रिपोर्ट ने भी बोला है और UNDP की रिपोर्ट ने भी बोला है। UNDP कौन है? ठीक है, नीति आयोग एंड, ये लिखेंगे नीति आयोग एंड UNDP, दैट इज यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट इज यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, UNDP came up with national multi-dimensional poverty index, ठीक है, MPI। तो उसके अंदर उन्होंने क्या बोला, ठीक है ना, सेड MPI मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिड्यूस्ड इन इंडिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये जो ऑर्डर्स हैं ये कह रहे हैं कि जिस हिसाब से कैलकुलेट किया गया वो सही नहीं था और ये सब, पर हमें पता होना चाहिए कि नीति आयोग और UNDP ने ये बोला है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस हुई है इंडिया के अंदर, ठीक है ना। दिस इज इम्पॉर्टेंट। चलिए आगे चलेंगे, और UNDP की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको, विच इज अगेन इम्पॉर्टेंट। क्लाइमेट चेंज इज मेकिंग द वर्ल्ड सिक। तो COP28 में फॉर द फर्स्ट टाइम, COP28 क्या है? क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस है, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसको बोला जाता है, और इस बार ये कहाँ पर हो रही है? दुबई में हो रही है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, ठीक है। पहली बार क्लाइमेट और हेल्थ को लिंक किया जा रहा है, और कैसे लिंक किया जा रहा है? वो कह रहे हैं कि देखो जो क्लाइमेट चेंज है वो हेल्थ में बहुत ज़्यादा बीमारियां बढ़ा रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो वाइल्ड फायर है, मतलब फॉरेस्ट के अंदर फायर लग रही है, वो लंग को डैमेज करता है, उसका जो स्मोक है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मॉस्किटो से जो डिजीजेस फैलती हैं वो बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, ठीक है, इवन माल नरिशमेंट भी हो रही है। डेथटॉल जो लोग मर रहे हैं इन डिसीजेस की वजह से वो भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो डेंगू जो है वो बहुत जगह फैल रहा है, जिन कंट्रीज में नहीं होता था हाई टेम्परेचर की वजह से फैल रहा है। तो ये बात वहाँ पर हुई है। अभी इसकी डिटेल्स जो हैं वो आएंगी तब कवर करेंगे। अभी हमें इतना पता होना चाहिए कि COP28 में क्लाइमेट और हेल्थ के बारे में दोनों की एक साथ में बात हो रही है कि क्लाइमेट और हेल्थ कैसे रिलेटेड है और क्या क्या इफेक्ट हो रहा है। US signs defense cooperation agreement with Sweden, ठीक है। The US and Sweden on Tuesday signed a first ever defense cooperation agreement that will strengthen military ties and permit bilateral exercise as the Scandinavian nations await accession to NATO. Authorities said US Defense Secretary Lloyd Austin signed the agreement with Swedish Defense Minister Paul Johnson. अब यहाँ पाल जॉनसन, अब यहाँ पर देखिए ये लिखेंगे
जो नाटो की मेंबरशिप है वो हमें याद रखना है कि रिसेंटली किसको मिली है, फिनलैंड को मिली है। स्वीडन लेना चाहता है बट उसको मिली नहीं है, क्यों नहीं मिली अभी बात करेंगे, बट पहले हम लिखेंगे यूएस एंड स्वीडन, यूएस एंड स्वीडन साइंड फर्स्ट एवर डिफेंस कोऑपरेशन अग्रीमेंट। अब ये जो डिफेंस कोऑपरेशन अग्रीमेंट साइन हुआ है, इससे क्या होगा, एक तो चीज ये है कि मिलिट्री टाइज स्ट्रेंथन होगी, मिलिट्री टाइज स्ट्रेंथन होगी, और बायलेटरल एक्सरसाइज हो पाएगी, बायलेटरल एक्सरसाइजेज हो पाएंगी। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, देखिए जो ये नाटो और स्वीडन का चीज है, नाटो, ठीक है, स्वीडन वांट्स टू बिकम मेंबर, वांट्स टू बिकम मेंबर। अब यहाँ पे स्वीडन नाटो का मेंबर बनना चाहता है, बट क्यों नहीं बन पा रहा, क्योंकि इसके टर्की के साथ इश्यूज है, और जो टर्की है वो नाटो का मेंबर है। तो यहाँ पर टर्की के साथ इश्यूज हैं इसके, और एक यहाँ पर कुरान बर्निंग भी हुई है। ठीक है, तो जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो कह रहे हैं कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आइए, ताकि कुरान जो कि रिलीजियस बुक है मुस्लिम्स का, उनका कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और फिनलैंड जो थी वो मेंबर बन गई थी नाटो का। इंडिया ओरिजिन मीडिया एग्जीक्यूटिव समीर शाह टू हेड बीबीसी बोर्ड। ब्रिटिश इंडियन picked up by UK government to head BBC। देखिए बीबीसी इस साल बहुत ज्यादा न्यूज में रहा, अभी हम टुवर्ड्स दी एंड पढ़ेंगे क्यों। तो आपको बीबीसी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, दैट इज ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेट, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग, यस ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग, जस्ट अ सेकेंड, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट चेयर कौन बने हैं, नेक्स्ट चेयरमैन समीर शाह। तो ये नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपका क्वेश्चन निकल सकता है, तो आप अपने ग्रीन पेन से लिख लीजिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये है नेक्स्ट चेयरमैन, सॉरी। अब यहाँ पर 70 फॉर्मर बीबीसी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मीडिया एग्जीक्यूटिव वाज बोर्न इन औरंगाबाद, ये सारा हमें दिया हुआ है। मूव टू यूके 1960। प्रीवियस चेयर कौन था, ये हमें इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस चेयर रिचर्ड शार्प, ही वॉज वेरी वेरी शार्प रिचर्ड। ठीक है, और क्यों चले गए वो, स्टेप डाउन इन जून ओवर फेलियर टू डिस्क्लोज दैट ही हेल्प्ड arrange a euro so-and-so loan to former UK PM बोरिस जॉनसन। ठीक है ना, तो इन्होंने, हमें ये अमाउंट याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए कि इन्होंने लोन अरेंज करने में हेल्प करी थी फॉर्मर पीएम की, विच वाज नॉट राइट बिकॉज अपनी पावर का मिसयूज कर रहे थे, तो ही हैड टू स्टेप डाउन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि एक इंडियन आ रहा है, इंडियन ओरिजिन का पर्सन आ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि भाई पहले कौन था और वो क्यों गया। ठीक है ना, अब बीबीसी चेयर्स की जो ड्यूटी है वो क्या है, BBC chairs duties include overseeing the independence of the organization, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिपेंडेंट रहे। ठीक है, कहीं गवर्नमेंट जो है वो उसको ओवर पावर ना कर ले। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन कम ही एक्सपेक्टेड है इसमें से। ही वॉज ऑल्सो ऑन द यूके गवर्नमेंट्स कमीशन ऑन रेस एंड एथनिक डिस्पैरिटीज। ठीक है, तो ये बनेगा दिस गाय, ही वॉज ऑन यूके गवर्नमेंट्स कमीशन ऑन रेस एंड एथनिक डिस्पैरिटीज। ठीक है ना,
established in 2020। ठीक है, अब यहाँ पर बीबीसी क्यों न्यूज में रहा, ये बैकग्राउंड हो गई। बीबीसी बहुत ज्यादा, बीबीसी angered Modi by in 2023 because it aired India the Modi question। अब इंडिया द मोदी क्वेश्चन क्या है? इट वॉज अ 2 part डॉक्यूमेंट्री। 2 part, ये पहले लिख लेते हैं फिर मैं आपको समझाती हूँ। 2 part डॉक्यूमेंट्री that criticized was critical of government's relationship with Indian minority and also held PM Narendra Modi responsible for Gujarat riots in 2002। ठीक है ना? The documentary was banned in India। अब यहाँ पर हम समझेंगे, बीबीसी एक डॉक्यूमेंट्री लेकर आया। ठीक है, उसने कहा कि ब्रिटेन ने जब गुजरात में राइट्स हुए थे तो उसके ऊपर एक इंक्वायरी बिठाई थी और उस इंक्वायरी के अकॉर्डिंग पीएम मोदी जो तब सीएम ऑफ गुजरात हुआ करते थे, ही हैज बीन हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। ठीक है ना? तो बहुत ज्यादा एंगर हुआ इसके अराउंड, क्योंकि सीएम मोदी व्हेन ही वाज द सीएम, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि यार ही वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल। देख, ही वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल। बट यहाँ पर ये लोग आके बोल रहे हैं, एक दूसरी कंट्री आकर बोल रही है, और ये जो डॉक्यूमेंट्री थी उसका नाम क्या था? इंडिया द मोदी क्वेश्चन। ठीक है ना? तो इसमें बोला गया, तो हाँ ये इंडिया में बैन हो गई थी, और ये भी एक तो ये बोला गया कि ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गुजरात राइट्स। दूसरी चीज क्या बोली गई कि गवर्नमेंट का रिलेशनशिप विद माइनॉरिटी। माइनॉरिटी कौन होते हैं? माइनॉरिटी जो मेजॉरिटी इंडिया में हिंदूज है, माइनॉरिटी जो कम है इन नंबर, एंड जो ज्यादा इन नंबर उसको मेजॉरिटी बोलेंगे। तो मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, इनके साथ रिलेशनशिप सही नहीं है गवर्नमेंट का, ये भी क्रिटिसाइज किया इन लोगों ने। ठीक है ना? तो इसलिए मतलब बीबीसी एंगर्ड मोदी इन 2023। अब यहाँ पे हमें इसका नाम पूछ सकते हैं इस डॉक्यूमेंट्री का, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये 2 parts में आई थी। ठीक है, और क्या 2 चीजें पॉइंट आउट करेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बेसिकली जो सीए प्रोटेस्ट थी ना, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा बात करी थी इन डॉक्यूमेंट्री में। अल्टीमेटली ये इंडिया के अंदर बैन हो गई थी। उसके बाद ताइवान probes free China trips used to influence election. Taiwanese prosecutors said on Wednesday they were investigating 5 people over accusation they had arranged free trips to China for dozen of voters in bid to influence next month's election. तो यहाँ पे फ्री के अंदर इलेक्शंस चाइना भेजने के लिए वो करा जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि इलेक्शंस में फ्री ट्रिप्स करके इन्फ्लुएंस करें लोगों को, विच इज नॉट राइट। अब नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट ही लिख लेते हैं। गरबा जो है, गरबा डांस ऑफ गरबा डांस ऑफ गुजरात makes it to यूनेस्को लिस्ट। हमें सबसे पहले आपको यूनेस्को की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए जो पेपर में आती रहती है। वो है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म आपको बतानी चाहिए। गुजरात ट्रेडिशनल डांस गरबा इंक्लूड किया गया, इंक्लूडेड इन लिस्ट ऑफ intangible कल्चरल हेरिटेज। तो ये क्वेश्चन पक्का ही है, आएगा ही आएगा। ठीक है, द पॉपुलर डांस फॉर्म is the 15th cultural item
from India to make it to the UNESCO list. Kolkata's Durga Puja was the last one. Kolkata's Durga Puja was the last one added 2 years ago. ये भी important है. ठीक है, the inclusion has been made under the provisions of the 2003 Convention for the Safeguard of, ये लिखना पड़ेगा पूरा, inclusion has been made under provisions of 2003 Convention for the safeguarding of intangible cultural heritage. अब यहाँ पे the international cultural body described Garba as a ritualistic and devotional dance performed in India. It described Garba as ritualistic and devotional dance performed in India. ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट, मतलब इसके जो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो यही है, कौन सा डांस, कौन सी 15th आइटम बनी इंडिया की जो ऐड हुई है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो AICTE टू रेगुलेट BBA एंड BCA प्रोग्राम्स. ठीक है, करिकुलम क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना तो वो देखेंगे. अब यहाँ पर बहुत सारी फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए. ठीक है, एक तो आपको AICTE की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए जो यहाँ पर नहीं दी हुई है, तो आप लोग ढूंढ के इसको लिख लेना प्लीज. ठीक है, अब यहाँ पे BBA इज बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA. नहीं, फुल फॉर्म दी हुई है. ओके, हम लिख लेंगे अभी. ठीक है, तो AICTE इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन. ठीक है, अब हमें ये याद रखना है कि ये पहले क्या क्या संभाल रही है, MBA और MCA. ठीक है, चेयरमैन कौन है अभी इसके, चेयरमैन TG सीताराम. ठीक है ना, ऑलरेडी रेगुलेट्स, AICTE ऑलरेडी रेगुलेट्स पोस्ट ग्रेजुएट programs like MBA and MCA. आने वाले टाइम में ये पॉलीटेक्निक AICTE also laid out norms for granting autonomy मतलब independence, autonomy मतलब independence, independence to पॉलीटेक्निक कॉलेज. ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये फर्स्ट वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है, फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं आपसे. उसके बाद पैनल वर्किंग ऑन गाइडलाइंस ऑन सीजर ऑफ पर्सनल डिजिटल डिवाइसेस, ये लिख लेंगे. गवर्नमेंट टेल्स सुप्रीम कोर्ट दैट on Wednesday remained ambiguous about framing पैनल वर्किंग ऑन. तो यहाँ पर बेसिकली ये हमने नोट करा हुआ है ऑलरेडी. तो क्या होता था, जर्नलिस्ट
या फिर जो टीचर्स होते हैं, अकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, उनका जो डाटा होता है वो ही मेन होता है, राइट। और वो डाटा आजकल किस में होता है, मोबाइल फोन्स में होता है, लैपटॉप्स में होता है। तो जैसे ही उनके ऊपर कोई एलिगेशन होती थी, पुलिस उनका जो मोबाइल फोन्स और जो लैपटॉप्स थे या जिसमें उनका डाटा होता था वो सीज कर लेते थे, मतलब रख लेते थे। अब वो कहते हैं ये तो गलत है, तो प्रोसीजर होना चाहिए जिससे कि वो रख सकें, क्योंकि वो उनकी जिंदगी भर की मेहनत इन मोबाइल्स और लैपटॉप्स में होती है। तो उसके ऊपर वो गवर्नमेंट कह रही कि गाइडलाइंस हम बना रहे हैं। अब यहाँ पे बात करें चाइना और यूएसए की। चाइना और यूएसए के रिलेशंस कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो पढ़ लेते हैं। द यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन एंड हिज चाइनीज काउंटरपार्ट जी जिनपिंग हेल्ड अ समिट देयर सेकंड इन सैन फ्रांसिस्को ऑन द साइडलाइंस ऑफ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इन्होंने मीटिंग करी। यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन है और चाइना के जो प्रेसिडेंट है वो जी जिनपिंग है, ये आपको पता होना चाहिए। देयर एम वॉज टू रिकंस्ट्रक्ट बायलैटरल रिलेशनशिप। ठीक है, तो लोएस्ट पॉइंट पे आ गया है चाइना और यूएसए का रिलेशनशिप, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करना है। और कैसे इन्होंने डिसाइड किया, डिसीजन टू रिस्टोर मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन बिटवीन द टू न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे चाइना यूएसए। प्रेसिडेंट्स मेट बोथ कंट्रीज, presidents met alongside Asia Pacific Economic Cooperation in San Francisco. ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में ये मिले। डिसाइडेड, क्या डिसाइड किया, decided to restore military to military communications। ठीक है, अंडर मिलिट्री मैरीटाइम कंसल्टेटिव agreement that started in 1998। ठीक है, अब ये रुक कैसे गया था, ठीक है ना। चैनल्स वर क्लोज्ड आफ्टर नैन्सी पेलोसी's visit to Taiwan in August 2022। तो बेसिकली इनका ये है मैरीटाइम कंसल्टेटिव अग्रीमेंट जो 1998 में साइन किया गया था, जिसके अंदर ये मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेट करते हैं अपनी। वो बंद हो गई थी कब, 2022 के अंदर, जब नैन्सी पेलोसी ने ताइवान को विजिट किया। तो सबसे पहले हु इज नैन्सी पेलोसी? Nancy Pelosi used to be the Speaker of US House of Representatives, Speaker of US House of Representatives। ठीक है जी, ये स्पीकर ऑफ यूएस क्या थी, स्पीकर ऑफ यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, अब यहाँ पर ताइवान के साथ क्यों प्रॉब्लम हुई ताइवान विजिट करने पे? तो चाइना considers Taiwan to be its part। ठीक है, तो अंडर वन चाइना पॉलिसी बीजिंग, मतलब चाइना की कैपिटल बीजिंग इज द लेजिटिमेट गवर्नमेंट which USA accepts but does not endorse Taiwan to be part of China। अब यहां पर क्या है कि चाइना कहता है ताइवान मेरा है,
ठीक है ना। और चाइना कहते हैं कि मतलब मेरे जो कैपिटल है वो बीजिंग है, पूरा चाइना मेरे अंडर है, बहुत बढ़िया बात। बट यूएसए कहते हैं ठीक है चाइना बीजिंग सही है बट ताइवान तुम्हारा पार्ट नहीं है। और ये भी है कि यूएसए प्रोवाइड्स, यहाँ पे लिखेंगे यूएसए प्रोवाइड्स concrete security under Taiwan Relations Act. Would intervene, यूएसए वुड इंटरवीन इफ चाइना अटैक्स। मतलब वो कह रहा है, चाइना को कह रहा है कि अगर तुम्हें प्यार से ताइवान तुम्हारे अंडर आते तो बहुत बढ़िया बात है, अगर तुम अटैक करोगे उसके बाद धक्का करोगे तो मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा। और इसके ऊपर एग्रीमेंट भी है ताइवान और यूएसए का, ठीक है ना। तो जब नैन्सी पिलोसी ताइवान विजिट करी तो जो चाइना की वन चाइना पॉलिसी है, यस तो बेसिकली जो इनका इशू था विद रिगार्ड टू चाइना का इशू ताइवान से और यूएसए का सपोर्ट करना ताइवान को, ये स्पिल ओवर हो गया ट्रेड इश्यूज में भी। जैसे चाइना यूएसए ने बहुत जो कंपनीज थी वो ब्लैकलिस्ट कर दी, चाइना ने भी बहुत चीज़ें कहा कि इनका हम ये नहीं खरीदेंगे, तो ये सब भी अब जो है वो चल रहा है। तो ये ताइवान वाला डिस्प्यूट जो है ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो है रोल ऑफ, लिखेंगे इसको रोल ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, रोल ऑफ स्पेशल इंक्वायरी कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, द एथिक्स कमिटी ऑफ लोकसभा इज बिलीव टू हैव रिकमेंडेड द एक्सपल्शन ऑफ तृणमूल कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा। तो ये हम लिख लेंगे कि एथिक्स कमिटी ने क्यों कहा है, ये भी पढ़ेंगे हम। द एथिक्स कमिटी ऑफ लोकसभा recommended expulsion of Trinamool Congress member of parliament महुआ मोइत्रा। अब यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले बन सकते हैं कि इस साल कौन सा मेंबर जो था इसके, जिसको ऊपर एथिक्स कमेटी ने कहा कि इसको एक्सपेल कर देना चाहिए, ठीक है ना, फ्रॉम लोकसभा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे फॉर हर अनएथिकल कंडक्ट एंड ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस, दिस फॉलोज द एथिक्स कमिटी एग्जामिनिंग द कंप्लेंट्स व्हिच अक्यूज्ड हर ऑफ आस्किंग, ठीक है ना, accused of allegations के accused her of asking questions to target a business house at the behest of a businessman in exchange for cash. She was accused of sharing her login credentials with the businessman. अब बेसिकली यहाँ पर अदानी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे महुआ मोइत्रा ने, एंड कहा गया कि एक बिजनेसमैन ने पैसे दिए थे इनको वो क्वेश्चंस पूछने के लिए, तो उसके बदले में इन्होंने पैसे लिए वो क्वेश्चंस पूछे, विच इज नॉट राइट, ठीक है, अनएथिकल है। और अपने क्रेडेंशियल्स भी शेयर करे, जो लॉग इन लॉग आउट पासवर्ड होते हैं वो शेयर करे ताकि ये क्वेश्चंस क्रिएट हो सके। तो ये क्वेश्चन है कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। दो इट हैज़ बीन हेल्ड कि ऐसे अगर कोई कैश फॉर मतलब क्वेश्चन स्कैम करे तो वो गलत ही है, ठीक है। उसके बाद एथिक्स कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन, ये एथिक्स कमिटी का के बारे में बात करें यहाँ पर, तो लिखेंगे एथिक्स कमिटी
ethics committee was constituted in 2000 to oversee the moral and ethical conduct of members and examine cases of unethical conduct referred to it. ठीक है, committee examines complaints filed against members of house by other members. तो मतलब ये कमेटी कब बनी थी? ये बनी थी 2000 के अंदर। ठीक है, क्यों बनाई गई थी? मॉरल और एथिकल कंडक्ट मेंटेन करने के लिए, और कोई अगर अनएथिकल कंडक्ट करता है और उसकी कंप्लेंट होती है उसको भी ये देखते हैं। ठीक है, इट मस्ट बी नोटेड दैट टर्म अनएथिकल हैज नॉट बीन डिफाइंड इन 2007 एमपी कंपनिंग हिज क्लोज फीमेल कंपेनियन इम्पर्सोनेटिंग हर एज हिज वाइफ। ये भी मतलब किसी ने कोई ए जो था वो बी को लेकर और कहा बी मेरी वाइफ है, जबकि वो नहीं थी, इसको भी अनएथिकल कहा गया था। What are privileges committee? Privileges committee or special inquiry committee examines the more serious accusation against a member. In 1951, a special committee found a member guilty of promoting a business interest by putting questions in return for financial benefits. Privileges committee क्या है? Privileges committees और special committee inquiry committee भी बोला जाता है इसको। ये क्या करती है? examines a more serious accusation against a member। ठीक है, बहुत सीरियस जो एक्यूजेशन होते हैं वो प्रिविलेजेस कमेटी जो है वो देखती है। सो गाइस, यहाँ पर आई वांट टू कंटिन्यू करेंगे इस न्यूज़ के साथ, बट अगर आपको loggery.in से करंट अफेयर्स के लेक्चर्स खरीदने हैं तो आप खरीद सकते हैं। ये लेक्चर्स मई 2023 से लेकर के अक्टूबर 2023 तक के अवेलेबल है, और सितंबर तक के अवेलेबल है। अक्टूबर और नवंबर दिसंबर के बहुत जल्द डल जाएंगे। ये ₹300 पर मंथ के लिए अवेलेबल होते हैं। इनकी वैलिडिटी बहुत मंथ्स तक रहती है। आपको डिजी नोट्स और क्लासेस इसमें इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है ना, एंड ऑल्सो बताया गया है कि आप इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। वंस यू बाय देम यू विल गेट टू नो। एंड हमारे पास मॉक टेस्ट भी हैं। CUET का है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU के लिए 3 ईयर कोर्स के लिए एग्जाम है, और MHCT 3 इयर्स के लिए है, जिसको क्रैक करके आपकी एडमिशन हो सकती है JLC मुंबई और ILS पुणे में, जो कि दे आर वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन महाराष्ट्र एंड ऑल ओवर इंडिया ऑल्सो। अब यहाँ पर इज एन एक्सपल्शन कॉन्स्टिट्यूशनल? क्या मेंबर को बाहर निकाल देना कॉन्स्टिट्यूशनल है? आर्टिकल 101 लिस्ट डाउन द ग्राउंड फॉर वेकेशन ऑफ अ सीट बाय MP। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल 101 लिखेंगे एंड इसके साथ ही इसको इम्पॉर्टेंट भी मार्क कर लेंगे। ठीक है, आर्टिकल 101 क्या करता है? लिस्ट डाउन ग्राउंड्स फॉर वेकेशन ऑफ अ सीट बाय एन MP। ठीक है ना, ग्राउंड्स कि किन ग्राउंड्स पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सीट खाली करने के लिए बोला जा सकता है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहली इट इंक्लूड्स वॉलंटरी रेजिग्नेशन, कि उनका मन भर गया कि बाय बाय टाटा मैं जा रहा हूँ। वॉलंटरी डिस्क्वालिफिकेशन, बाहर निकाला गया है उनको किसी वजह से, जैसे कि डिफेक्शन करी। ठीक है ना, डिफेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड है। एंड कॉन्टिन्यूअस एब्सेंस फ्रॉम द हाउस फॉर 60 सिटिंग्स। ठीक है ना, तो 60 ये रीजंस हैं जिसपे कि एक्सपेल हो सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पर एक्सपल्शन इज नॉट मेंशन्ड एक्सप्लिसिटली इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पर्टिकुलरली नहीं, एक्सपल्शन
has not been mentioned, particularly in Indian Constitution. Supreme Court in Raja Rampal versus Honorable Speaker 2007 upheld the power of Parliament to expel its members for breach of privilege, including expulsion. ठीक है, इन बाय इंटरप्रेटिंग ये लिखेंगे, बाय इंटरप्रेटिंग, इसको मैं समझाऊंगी अभी. बाय इंटरप्रेटिंग आर्टिकल 101 to include expulsion as a ground. तो जो एक्सपल्शन है वो आउटराइटेडली क्लियर कट वे में आर्टिकल 101 में नहीं दी हुई है. ठीक है ना, ये सारे ग्राउंड्स दिए हुए हैं. बट 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उन्होंने इस सेक्शन को, आर्टिकल को ऐसे इंटरप्रेट किया, उन्होंने कहा कि एक्सपल्शन भी अगर ब्रीफ ऑफ प्रिविलेज, पार्लियामेंट मेंबर्स को कितने प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, अगर वो उस प्रिविलेज का मिसयूज करते हैं तो आर्टिकल 101 में उनको भी निकाला जा सकता है. सो गाइज दैट्स इट. loggery.in के जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. इफ यू वांट टू से एनीथिंग यू कैन कमेंट डाउन बिलो, you can share about us with your friends, and you can also like this video and subscribe to our channel. That's it. Edugiri signing off. I'll see you tomorrow. Bye bye. Take care.